कुछ ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे बच्चों हम लोग डेली ऐप पे एक टेस्ट पेपर अपलोड करते हैं। उस टेस्ट पेपर को हम लोग अगले दिन अपने इस यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ जुड़े बेटा और इन सवालों को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, पहला सवाल दशमलव का गुणा है बेटा 0.0125 इंटू 1.25। ठीक है भैया, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पॉइंटों को भूल जाओ और साधारण संख्याओं का गुणा करो। ये पॉइंट भूल गए तो आगे जीरो का कोई मतलब नहीं। 125 पॉइंट भूल गए, ये 125 को तो पहले 125 से गुणा कर लेते हैं। 5 × 25 और 5 असला की 2, 5 × 10 2 12 2 असला की 5 × 1 5 और 1 6। अच्छा, ये हो गया 0 असला की 1, 5 × 10 असला की 2 2 4 1 5 2 × 1 2 इंटू गुणा किया 5 2 1 5 2 16 चौका लगी 13,625। ठीक है, 15,625 ये गुणा आ गया। अब ये यहां लिख लो। ठीक है, ये हमें सीधा लिख देना है 15,625। भैया हमें दशमलव का गुणा के लिए क्या करना है, पॉइंटों को भूल जाओ, साधारण संख्याओं को लेके गुणा करें, जो मान आता है वो लिख दें। अब पॉइंट के बाद यहां कितने अंक है 4, पॉइंट के बाद यहां कितने अंक है 2, जोड़ो 4 और 2 कितने अंक हो गए बच्चों 6 अंक। तो इकाई अंक से हम लोग कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे बच्चों 6 अंक बाद। तो 1 2 3 4 5, ये छठा अंक नहीं है तो 0। जितने अंक कम पड़ते हैं उतने 0 लगाते हैं। 6 अंक बाद 4 और 2 टोटल 6 अंक है, इकाई अंक से 6 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5, छठा अंक नहीं 0, फिर ये पॉइंट। अब पॉइंट के आगे 0 लगा लो तो उत्तर हो गया 0.01562.5। ठीक है, अब अगला सवाल दूसरा, कह रहा बच्चों वर्ग का परिमाप 80 है। वर्ग का परिमाप कितना है बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल है, 80 मीटर वर्ग का परिमाप। देखो वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप होता है बच्चों 4a बराबर हम कितना लिख देंगे 80। वर्ग का परिमाप, परि मतलब चारों ओर की भुजाओं का माप। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। अगर एक भुजा ए है, चारों भुजाएं a + a + a 4 होता है, परिमाप 4a बराबर 80। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, भुजा बराबर 80/4। a कितना आ जाएगा 20 मीटर। a कितना आ जाएगा भैया 20 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा a² भुजा स्क्वायर 20 का स्क्वायर 20 × 20 400 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, परिमाप कितना दे रखा 80, परिमाप के बराबर लिख दिया। परिमाप का सूत्र होता है 4a बराबर 80, 4 गुणा भाग में आया 80/4 कितना आया 20। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर भुजा इंटू भुजा 20 × 20 400। कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाला 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाना है। इसके लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी। तो हमेशा याद रखें घनों की जो इसमें क्या होगा आयतन बराबर होता है बच्चों। तो घनों की संख्या क्या होगी बच्चों कि भाई 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, भाई छोटे छोटे घनों को मिला के बड़ा घन बना रहे हो तो सब उन तो घनों की संख्या क्या होगी कि जो बड़ा घन बना रहे हैं 3 सेंटीमीटर भुजा वाला, उसके आयतन में अगर हम 1 सेंटीमीटर
भुजा वाला कह रहा है इससे 1 सेंटीमीटर वाले से 3 सेंटीमीटर बना रहा है, तो बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन का भाग देते हैं, क्योंकि इनका आयतन बराबर होगा, इन छोटे छोटे से मिलकर ये बड़ा बन रहा है, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा ना अगर इन सब का, तो संख्या क्या होगी घनों की कि 3 सेंटीमीटर वाला जो बड़ा घन बना रहे हैं उसका आयतन में 1 सेंटीमीटर वाले जो छोटे छोटे से बना रहे हैं उनके आयतन का भाग देना। तो 3 सेंटीमीटर भुजा है, भुजा क्यूब होता है भैया, आयतन क्या होता है घन का, भुजा क्यूब 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, छोटे वाले की भुजा 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 इंटू 3 इंटू 27 बटा 1। कितने घन चाहिएंगे बच्चों? 27 घन। कितने घन चाहिएंगे बच्चों? 27 घन। समझ आ गई बात? अगला प्रश्न आसान सवाल है, रेलगाड़ी में एक सवाल हमने कई बार किए। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो किससे गुणा करना है? 5/18 से। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है 5/18 से गुणा किया, 18 कम 18, 18 चौक 72, ये आ गया 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा उसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम किससे गुणा करेंगे? 5/18 से, 18 1 18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना तो इससे उल्टा 18/5 से गुणा कर। ये ट्रिक हम रेलगाड़ी हर सवाल में करते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटे में होती, उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न है, इसको दोनों तरीकों से करा देता हूं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। इसको 100 मान के भी करते हैं, इसको ट्रिक बताई बहन ने उससे भी कर दूंगा। दुगुना तिगुना 4 गुना तो मूलधन 100 माना, 3 गुना हो जाएगा तो मिश्रधन हम कितना मानेंगे बच्चों? 300। तो ब्याज कितना होगा भैया? मिश्रधन माइनस मूलधन, 300 माइनस 100 ब्याज हो जाएगा 200। मूलधन 100 है, मिश्रधन 300, ब्याज होगा मिश्रधन माइनस मूलधन, 300 माइनस 100 ब्याज हो गया 200। साधारण ब्याज के सूत्र में रख लें बच्चों। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज कितना? 200 बराबर मूलधन 100 इंटू दर याद करनी है। कोई धन भी तिगुना हो जाएगा, दर x, समय 20 बटे 100, 100 से 100 कट गया, 20 गुणा में भाग में आया, 200 बटे 20 x, 10% दर आ गई बच्चों। x कितने परसेंट आ गई बच्चों? 10%। ठीक है, और इसमें आप अगर ट्रिक करें, ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों कि दर जैसे है, दर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? n-1, ये तो हमने 100 मान के किया, मैंने ट्रिक भी बताई थी। दर क्या होगा? कितने गुणा कर रहा है? 2 गुणा 3 गुणा वैसे, तो n-1 बटा समय t इंटू 100। 3 गुणा कह रहा है तो 3 माइनस 1 बटा समय t कितना है? 20 वर्ष इंटू 100, 2 इंटू 100 बटे 20, 0 0 गया, 2 2 आ गया 10%। तो आप ऐसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। दर क्या होगी बच्चों? n-1 कितना गुणा कर रहा है? -1 बटा t इंटू 100। दर का ये है, वैसे वैसे समय भी इसी से निकल जाता है बच्चों। समय क्या होता है बच्चों? वही n-1 बटा r दर इंटू 100। ये दोनों ट्रिकें याद रखें बच्चों। दर दे रखा है तो समय निकाल सकते हैं, समय दे रखा है दर निकाल सकते हैं। n-1 बटा समय दे रखा है, बटा समय लेते हैं इंटू 100, दर दे रखा है प्रश्न में दर लेते हैं इंटू 100, तो समय निकल जाएगा, दर है तो दर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ट्रिकों पे सवाल कराएं, ट्रिक से भी कर सकते हैं, ऐसे हम लोग 100 मान के भी इन सवालों को कर सकते हैं।
चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। समय कार्य का आसान सवाल है बेटा। कह रहा है क और ख किसी काम को 10 दिन में करते हैं। क व ख कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। तो एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/10। क अकेला इसको करता है बच्चों 15 दिन में, तो एक दिन का कार्य 1/15। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क और ख दोनों करते हैं 10 दिन में, तो एक दिन का कार्य 1/10। के अकेला करता है 15 दिन में, तो एक दिन का कार्य 1/15। तो ख अकेला का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा बच्चों? जो दोनों का एक दिन का कार्य 1/10, इसमें से 1/15 घटा देंगे बच्चों। लसअप कितना आया? 30। 10 का भाग 30 में 3 बार, 3 को 1 से किया 3 में। 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 को 1 से किया 2। 1/30 भाग ये आया एक दिन का कार्य, तो कुल समय इसका उल्टा 30 दिन। ये आंसर ठीक है। कहीं ने आंसर दिया है, वेरी गुड। अब एक प्रश्न है बेटा, विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछा है। सीधा सूत्र है 800 रुपए के रेडियो को, तो क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया। 12% लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 12%। कितने में बेचे कह रहा है, तो भैया पूछ क्या रहा है हमें? विक्रय मूल्य। तो भैया सीधा सूत्र है विक्रय मूल्य का बच्चों। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। क्रय मूल्य है 800 इंटू 100 प्लस लाभ है 12/100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 800 इंटू 112/100। 2 जीरो चले गए, 112 को आप लोग 8 से गुणा कर दो। 8 जो 16 चौका 8 लगी, 8 1 9 8, 896 रुपये। ठीक है, कितना हो गया? 896। सीधा सूत्र में रख के मान निकालना था। कई बच्चों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं भैया। ये प्रश्न आसान है इंपॉर्टेंट। दो संख्याएं अगर दे रखी तो उन दोनों का जो गुणा है बच्चों, वो उन दोनों के लसअप और मसअप के गुणा के सदैव बराबर होता है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है बच्चों उनका लसअप इंटू मसअप। अगर दो संख्याएं हैं बच्चों, तो जो उनका गुणा है वो उनके लसअप और मसअप के गुणा के बराबर होता है। यदि एक संख्या 24 है, 24, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है x। पहली संख्या 24 है, एक संख्या 24 कह रहा 24, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है x। लसअप कितना दे रखा? 48। मसअप कितना दिया? 8। तो x कितना हो जाएगा? 48 इंटू 8/24। 24 का से काटा एक बार, 24 का भाग दिया 2 बार। x आ गया 8 दूनी 16। x इस प्रश्न में कितना आया बच्चों? 16। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। ये सवाल में मैंने ट्रिक बता रखी बच्चों आपको। दो संख्याओं का योग है 20, अंतर है 4, तो बड़ी संख्या। तो बेटा बड़ी संख्या क्या होगा? योग प्लस अंतर बटे 2। योग 20 प्लस अंतर 4/2, 24/2, मतलब उत्तर कितना आ गया? 12। ठीक है ना? योग प्लस अंतर बटा 2, और छोटी संख्या है तो अंतर ले लेना है, मतलब बाकी योग माइनस अंतर बटे 2, 20 माइनस 4/2, 16/2, 8। हालांकि ये पूछा नहीं, हमें तो यही पूछा है बच्चों। आप चेक भी कर सकते हैं,
12 और 8 को जोड़ो, योग 20 आ रहा है। अंतर करो 12 और 8 का, अंतर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? आ रहा है अंतर 4। अब ये प्रश्न अच्छा है, आसान है लेकिन बढ़िया सवाल है। कह रहा है 60 का 60%, तो 60 इंटू 60/100 प्लस 80 का, ये मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न बदल दो, 12 दूना 24, 24 ने 25/2, ठीक है ना। अभी मैं यही लिखता हूं 25/2%। चलो मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न बदला, पूरा हल नहीं किया। 120 का मतलब गुणा कितना परसेंट? 24 एक 25, 25/4%, ठीक है ना। तो भैया का मतलब गुणा है, गुणा लिख दिया जहां का है वहां। अब प्रतिशत जहां मिश्र भिन्न में था उसको साधारण भिन्न में लिख दिया। 12 दूना 24 एक 25, 25/2, ये 24 एक 25, 25/4। अब मैं अभी यहां तक यहां ही लिखता हूं 60%। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत का चिन्ह हटा के बटे में कितना लेंगे? 100। 60 का 60%, 60 इंटू 60% है तो प्रतिशत का चिन्ह हटा बटे में 100 प्लस 80 इंटू 25/2 है ये 100। अब जो प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटे में क्या आएगा बच्चों? 100। अब 2 और 100 के बीच में चिन्ह नहीं, चिन्ह गुणा का, माइनस 120 इंटू 25/4 है ये, प्रतिशत का चिन्ह हटाया बटे में 100 आ गया। आप देख सकते हैं बच्चों, ऊपर हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 लेंगे। यहां ऊपर प्रतिशत चिन्ह हटाया, नीचे 100, यहां प्रतिशत का चिन्ह हटाया, ऊपर नीचे 100 लिया, ठीक है। तो 60 का 60%, तो 60 इंटू 60/100। अब ये 80 का 12 से 1/2%, मिश्र भिन्न साधारण भिन्न बदला 25/2%, तो 80 इंटू 25/2, प्रतिशत चिन्ह हटाया बटे में 100 आएगा। अब 2 और 100 के बीच में चिन्ह नहीं है, चिन्ह नहीं दिया तो चिन्ह गुणा का, माइनस का माइनस 120, ये 6 से 1/4 है, मिश्र भिन्न साधारण भिन्न बदला, 6 चौक 24 एक 25, 25/4%, तो 25/4 लिख दिया, प्रतिशत का चिन्ह हटाया बटे में 100 आया। अब इसको हल कर दो, 0 0 0 0, 6 36 प्लस 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8, 8 का भाग 80 में गया 10, तो प्लस 10 लिख दिया, माइनस 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 का भाग दिया 120 में, 4 का भाग 120 में जाएगा आपके 30 बार, 30/4, तो 30/4 फिर 2 से काटा, 15/2, काटना आता होगा बच्चों आपको मेरे ख्याल से, 15/2, ठीक है। 120 इंटू ये 25/4 है, तो 4 ये 25 से काटा एक बार, ये 4 बार, 4 चौक 16 रही है, माइनस 15/2। अब यहां बटे में कुछ नहीं, 1 लेके इसको हल कर दो बेटा, लस अब कितना आएगा? 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को किया 36 से 72 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 10 से किया 20, माइनस 2 का भाग 2 में 15, 92 माइनस 15/2। देखते हैं एक बार इसको, गया बटाया 82, 77/2, 3 बार, फिर 1 ये गया 8 बार, 38.5, ठीक है। .5, ठीक है, या 38 सही 1/2, जो भी आप लिखें 38.5 लिख दें। और मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिख देंगे? 38 सही 1/2, ये लिखें चाहे ये लिखें एक ही बात है। आंसर क्या आएगा? 38.5, ठीक है। देखो काटने में गलती न करें, लास्ट में 15/2 आएगा, बटे में वहां कुछ नहीं, एक एक लिया और भिन्नों की जोड़ कर ली हमने, जोड़ बाकी, तो आंसर फाइनल आपका आएगा 38.5, ठीक है, या 38 सही 1/2, 77/2 आएगा कुल मिला के, ठीक है। फिर आगे हल करेंगे 38.5 या 38 सही 1/2। अच्छा सवाल था। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब कह रहा प्रश्न 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? कह रहा है 3 अंक की संख्याएं शुरू कहां से होती है भैया, कोई बताएगा? 99 के बाद क्या आता है? 100, तो 3 अंक की, ये 99 2 अंक की है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है 100,
और सबसे बड़ी संख्या है 999, फिर आगे 1000 होती। ये 4 अंक की है बच्चों, ये कितने अंक की है? 4 अंक की। तो 3 अंक की संख्याएं 100 से लेके 999 तक। तो भैया 100 जो है वो कितनी संख्या है? 101 से लेके 101 से लेके 800 तक, 101 से लेके 800 तक ये कितनी संख्याएं होगी भैया? 700 नहीं 800 सॉरी, 101 से लोगे ना तो 800 ये होगी। और ये 999 तक है, 901 से 999 तक ये संख्याएं कितनी होगी भैया? 99। और ये एक जो है वो एक है ये, मतलब 100 जो है वो है ये। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 900। टोटल संख्याएं कितनी होगी बच्चों आपके? 900। आसान लेकिन अच्छा सवाल था, ट्रिकी सवाल था भैया। 100 से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पूछा है? तो भैया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, कि उससे पुरानी संख्या तो 99 होगी, वो 2 अंक की होगी। और सबसे बड़ी संख्या 999, की उससे बड़ी संख्या 1000, वो इससे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या 999, वो 4 अंक की होगी, 1000 तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। तो 3 अंक की सबसे छोटी 100 है, सबसे बड़ी 999 है। 3 अंक की सबसे बड़ी 999। कुल कितनी संख्या है? 100, वो कितनी संख्या? 1। फिर 101 से लेके 900 तक, 101 से लेके 900 तक ये संख्याएं कितनी हो गई? 800। फिर 901 से 999 तक ये संख्याएं कितनी हो गई? 99। टोटल जोड़ दिया, टोटल जब हमने जोड़ दिया बच्चों, ये संख्याएं कितनी आ गई बच्चों आपके? 900। ये संख्याएं कितनी आई बच्चों आपके? 900। ठीक है। अब देखें आप, ये प्रश्न है, आसान प्रश्न है भैया। इसमें कोष्टक भी और भिन्न संख्याओं को भी दे दिया। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे बेटा? छोटे कोष्टक को। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? छोटे कोष्टक को। बिल्कुल सही जवाब, 900 जवाब बिल्कुल सही था पिछले सवाल का। सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो बेटा 2/3 छोटा कोष्टक ये, -1/6 -1/2 लसअप कितना आएगा? 6। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से किया 4, माइनस 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को 1 से किया 1, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से किया 3, -3। ठीक है। तो भैया 3, 6, 2 का लसअप आ गया। सबसे पहले छोटा कोष्टक साइड में लिया, हल किया। 3, 6, 2 का लसअप 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से किया 4, माइनस का माइनस, 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को 1 से किया 1, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से किया 3। अब 4 - 4/6, ये तो कितना आ गया भैया? 0/6, मतलब कितना आ गया? 0। 0/6 मतलब कितना आ गया बच्चों? 0। ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। 3, 6, 2 है, लसअप 6 आएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से किया 4, 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को 1 से किया 1, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से किया 3। बिल्कुल 4 - 4 0, 0/6 0 आएगा। इसकी जगह 0 आ गया। मैं बाकी वैसा वैसे लिखता हूं। ये मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न बदल के लिख देता हूं। 4 × 1 4, 4 × 1 5, 5/4 प्लस 2 दूनी 4 × 1 5, 5/4, 5/2 प्लस 3/4 माइनस 1/2, और छोटे कोष्टक में हम कितना लिख देंगे? 0। अब ये 0 इससे गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो पीछे केवल मंझला कोष्टक में क्या बचेगा? अब 0 किसी में से घटा वही संख्या आती है। तो पीछे बचा क्या? 3/4 प्लस 5/2 प्लस 3/4, ये बचा बच्चा। क्यों? क्योंकि ये 0 से गुणा हुआ तो 0 हो गया।
अब आप लोग ध्यान दें, पहले अब इसको मंझला कोष्ठक वाली चीज को हल करेंगे भैया। हल करते हैं 5/2, अब बाहर प्लस है और अंदर भी प्लस है, तो 5/4 प्लस 5/2 प्लस 3/4 हो जाएगा बच्चा। मंझला कोष्ठक हट जाएगा, अंदर भी प्लस है बाहर भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, इन दोनों को हमने हल कर दिया। 5/2 प्लस 3/4, लसब लिया कुछ नहीं तो 4 आया, 2 और 4 का, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 5 से किया 10, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से किया 3, 13/4। 13/4 हम लोग यहां लिख देंगे बच्चों। तो यहां क्या रहा ये 5/4 प्लस 13/4, 4 4 के सब 4, तो 5 प्लस 13, 5 और 13 18/4, काटा इसको 2, 9/2। उत्तर कितना आ गया बच्चों 9/2। आंसर कितना आया बच्चों आपके 9/2। ठीक है, तो इनमें आंसर आपका 9/2 आएगा। आंसर इसका करेक्ट होगा 9/2। ठीक है, कई बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। 4.5 भी कह सकते हो आप इसको भाई, 4.5 भी कह सकते हो या 4 से 1/2 भी कह सकते हो, बिल्कुल सही जवाब है। आप चाहें तो इसको 4.5 भी कहें, चाहे तो इसको 4 से 1/2 भी कहें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। आसान सवाल था लेकिन जोड़ बाकी और अच्छा सवाल था, चिन्हाकार विशेष ध्यान देना होता है। अब एक सवाल है, ये तो बिल्कुल लॉजिकल सवाल है लेकिन उदाहरण से समझ में आएगा। मैंने कल भी बताया था, कल परसों भी, 2 लगातार आने वाली संख्याओं का मशप कितना होता है 1। 2 लगातार आने वाली संख्याओं का जो मशप है वो 1 होता है और लसप उन दोनों का गुणा लेते हैं। मैं एक पॉइंट लिखवा देता हूं, पहले ये समझा देता हूं। एक यदि भिन्न सरलतम रूप में, सरलतम जैसे 7/11 कि भाई जिससे आगे नहीं कटती हो, सरलतम रूप का मतलब है भाई अब और आगे अंश और हर आपस में नहीं कटते हो, उसको हम कहते हैं सरलतम रूप। जैसे 7/11, 2/3, 5/7, ऐसे ये सरलतम रूप है। ये सरलतम रूप है मतलब आगे नहीं कटता है। तो इसमें अंश और हर का मशप कितना आएगा, इनका मशप सदैव कितना आएगा बच्चों 1। मशप क्या होता है, वो संख्या जिसका भाग दोनों में जाता हो। अब भैया ऊपर नीचे कट ही नहीं रहा है, दोनों में भाग किसी का जा ही नहीं रहा है, तो इनका मशप, और मशप का मतलब है दोनों में जिसका भाग जाता हो, तो किसी में दोनों कट ही नहीं रहा, किसी का भाग दोनों में जा ही नहीं रहा, तो हम फिर भाग किसका मानेंगे, 1 का भाग जा रहा वो मानेंगे। तो इनका मशप सदैव कितना आएगा 1। तो चाहे सरलतम रूप में हो, ठीक है ना, सरलतम रूप में संख्या दे रखी भिन्न संख्या के रूप में कि अब इससे आगे नहीं कटेगा। नहीं कटेगा मतलब किसी का भाग, ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका भाग दोनों में जाता हो, अंश और हर दोनों में। तो उस स्थिति में मशप सदैव कितना आएगा 1। भाई किसी और संख्या का भाग अंश और हर दोनों में एक साथ नहीं जा रहा, तो किसका भाग जाता है 1 का भाग तो सब में जाता ही है, तो भाई इनका मशप 1 मान लेंगे, भाई 1 का भाग दोनों में जा रहा है। उसी प्रकार एक और चीज क्रम, या मैं सीधे लिख देता हूं, लगातार आने वाली 2 संख्याओं का मशप कितना होता है बच्चों 1, ये याद रखना। और लसप कितना होता है उनका गुणा, और लसप क्या होता है उनका गुणा। उदाहरण के तौर पे 5,6 है, इनका मशप कितना आएगा, 2 लगातार आने वाली संख्या किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। मशप मतलब जिनका भाग दी गई संख्या में जाता है, तो मशप 5 और 6 का मशप 1 आएगा, और इनका लसप मैं कह दूं बच्चों तो इन दोनों का गुणा। अगर हम लसप नहीं निकाल पाते हैं तो उनका हम लोग गुणा ले लेते हैं, याद रखें। तो लगातार आने वाली संख्याओं का मशप 1 होता है और उनका मशप अपना लसप क्या होगा उनका गुणा, ये पॉइंट याद रखें। तो इसका उत्तर अपने 1 है बच्चों।
सरलतम रूप में तो और नहीं कट सकती, मतलब ऊपर नीचे और किसी का भाग नहीं जा सकता। ये सवाल तो बिल्कुल आसान, थोड़ा अलग टाइप का था, बिल्कुल आसान था। कह रहा एक लड़का 45 रुपए प्रतिदिन बचाता है, न्यूनतम दिनों की संख्या बताइए जिसमें वह रुपयों की पूर्ण संख्या बचा सके। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको, ठीक है ना। वो 4 ऑप्शन क्या है मैं बता देता हूं, ये बिल्कुल अलग टाइप का आसान सवाल दे दिया था। 20 दिन, 45 दिन, 40 दिन और 50 दिन, जिसमें वह रुपयों की न्यूनतम संख्या बता सके। तो सबसे न्यूनतम दिनों की संख्या, सबसे कम दिनों में पूर्ण संख्या, तो इन चारों में सबसे कम 20 दिन है। 20 दिन का अगर रोज का 45 बचा है तो पूर्ण संख्या के रूप में, मतलब 100 की गड्डी के रूप में 900 रुपए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। ये 20 रुपए में ये पूर्ण रुपए बचा ही रहा है। थोड़ा अलग टाइप का सवाल था लेकिन आसान और अजीब सा, ठीक है भाई। 45 रुपए रोज का बचा रहा है तो कम से कम वो न्यूनतम दिनों की संख्या बताएं जिसमें रुपयों की पूर्ण संख्या बचा दे, मतलब 100 के रूप में पूरा 900, 800, 1000, 1200 बचा ले। तो आप देख रहे हैं सबसे कम 20 दिन में ही अगर हम गुणा करें 20 × 45 तो ही 900 आ ही रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अब दशमलव संख्या का भाग भी है और फिर जोड़ भी है। तो पहले हम लोग बॉड मास का नियम पढ़ चुके हैं। पहले हम लोग किसको हल करते हैं? भाग को। भाग को कैसे हल कर देंगे? बटा में लिख देंगे, बाकी ये तो वैसा का वैसा लिखते हैं। अच्छा, इसका चिन्ह नहीं दिया, ये प्लस का है, चिन्ह नहीं दिया तो चिन्ह प्लस का मानते हैं। ये प्लस है, प्लस प्लस तो गुणा भाग में समान चिन्ह है तो प्लस ही आता प्लस। अब भाग में है बच्चों, इसको मैं बटे में ले लेता हूं। ये पॉइंट या पॉइंट के आगे 0 हम लगाते ही हैं, 0.00075 बटा ये सीधा 15 है। यहां कोई पॉइंट नहीं 15 में, ये सीधा 15 है तो 15 लिख दिया बच्चा, ठीक है। मैंने क्या किया? 45.0007 प्लस, अच्छा इसका चिन्ह नहीं दिया प्लस का, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, भाग है तो बटे में ले लिया। 45.0007 प्लस, अब 15 का भाग दिया इसमें 75 में 5 बार, तो संख्या क्या रह जाएगी? 0.000 75 में 15 का भाग दिया भैया, पीछे क्या रहेगा? 5, ठीक है। या आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको अगले स्टेप में पूरा काट के बता देता हूं। 0.00075 है बटा 15 है बच्चों। पॉइंट हटाओ, ऊपर पॉइंट हटाए, नीचे एक आया, पॉइंट के बाद अंक कितने? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 अंक है। अब 15 का भाग दिया 75 में 5 बार, ऊपर रहा 5 बटे नीचे रहा 5 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। 15 के भाग, पॉइंट हट गया, ऊपर पॉइंट हटे, नीचे एक पॉइंट के बाद 5 अंक है 5 0। अब आगे 0 का कोई मतलब नहीं, पॉइंट हटने के बाद 15 के भाग पीछे दिया 5 बार, ऊपर 5 नीचे आ गया ये 1 लाख। अब 5 0 है यहां, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट इस तरफ से कितने अंक बाद जाएगा बच्चों? 5 अंक बाद। कितने अंक बाद जाएगा? 5 अंक बाद। ये तो वैसा का वैसा 45.0007, 5 अंक बाद पॉइंट जाएगा, प्लस का तो प्लस ही रहेगा 5, यहां से 5 अंक बाद जाएगा, 1 अंक तो 5 है ये। अब 5 अंक बाद 4 अंक कम पड़ रहे हैं तो 4 0 फिर पॉइंट ये। अब इनको जोड़ना है, आप देसी जोड़ कर लेना बेटा। 45.0007, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लेंगे बेटा, इधर 0, इधर अंक के नीचे 0 0 0 0, 4 0, 5वीं जगह पॉइंट है 5, खाली जगह यहां 0, खाली जगह यहां 0। अब जोड़ना है, जोड़ दो, 0 और 5 5, 7 और 0 7, 0 0 0 पॉइंट 4, उत्तर आ गया 45.00075। आंसर क्या आ गया बच्चों? 45.00075, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है जसोल सिंह, ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये थोड़ा ध्यान दें पॉइंटों का। भैया पहले भाग है और एक प्लस है, तो सबसे पहले भाग हल करेंगे दोनों। अब ये प्लस का है, इस चीज का चिन्ह नहीं दिया, ये भी प्लस का, प्लस प्लस समान चिन्ह प्लस, बटन ले लिया 15, ऊपर पॉइंट हटा, नीचे एक पॉइंट के बाद
5 अंक है, 5 0, 15 भाग 95 दिया 5 बार, ऊपर 5 बटा नीचे ये 5 0 वाली संख्या। अब 5 0 पॉइंट इकाई अंक से 5 अंक बाद आएगा, 1 2 3 4 बार 5 अंक बाद पॉइंट आ गया। दोनों को जोड़ दिया। जोड़ना है भैया, पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लो, इधर पहले के नीचे पहला अंक, दूसरे के नीचे दूसरा अंक, इधर पहले के नीचे पहले, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे ऐसे अंक के नीचे अंक ले लो भैया, जोड़ दो 45.00075। यह अच्छा सवाल, इसको समझना बेटा, है आसान लेकिन बढ़िया सवाल है, समझना। सूर्य एक, इसमें ध्यान दें, सूर्योदय के समय सूर्य किस दिशा में होता है बच्चों? पूर्व में। सूर्योदय के समय सूर्य किस दिशा में होता है बच्चों? पूर्व में। ये व्यवहारिक बात ध्यान दें। और अगर सूर्यास्त की बात करें तो सूर्य किस दिशा में होगा बच्चों? पश्चिम में। ये ध्यान दें। सूर्य जिस दिशा में होगा वो कैसे तय करेंगे कि भैया सूर्योदय के समय, सुबह के समय सूर्य किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। और सूर्यास्त के समय सूर्य किस दिशा में होगा बच्चों? पश्चिम दिशा में। ठीक है, वो किस दिशा में होगा बच्चों? पश्चिम दिशा में। चलो एक चीज और, सूर्य अगर पूर्व में है तो छाया किस तरफ जाएगी? पश्चिम में। और सूर्य अगर पश्चिम दिशा में, छाया किस तरफ जाएगी? पूर्व में। प्रकाश स्रोत जिस दिशा में, छाया उसकी विपरीत दिशा में जाती है। कह रहा प्रातःकाल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। भाई मान लो ये सोहन है, ये सोहन, इसको समझना व्यवहारिक। ये रीजनिंग का सवाल है बेटा, इसमें कोई सूत्र वगैरह नहीं है, आप अपना दिमाग लगाना है। वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है भैया। सोहन इधर आ रहा है, मोहन उधर जा रहा है। तो सोहन ने देखा कि सोहन ने क्या देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही। ये जो मोहन है, मोहन की परछाई दाएं बाएं में गलती नहीं करनी। ये देखो अंग्रेजी वर्णमाला का डी बन रहा है, छोटे वाले का ये देखो आप डी बन रहा है। डी मतलब दायां, राइट हैंड साइड बेटा, जीमनो हाथ। मोहन की जगह रखे दायां, दायां मतलब अंदर की ओर, दायां मतलब उस तरफ, उस तरफ, ये दायां होगा आपके। मोहन की जो परछाई है वो दाईं ओर जा रही, उस तरफ जा रही, ऊपर जा रही है बच्चों। मोहन की परछाई किस तरफ जा रही है बच्चों? दाईं ओर जा रही है। इसका मतलब प्रकाश स्रोत कहां होगा भैया? सूर्य कहां होगा बच्चों? इस तरफ। यहां नीचे बना रहा हूं क्योंकि बोर्ड 2D में है, आप व्यवहारिक सोचे ये यहां होगा ऐसे, उसकी छाया यहां जा रही है। आप ऐसे ऊपर से देखोगे ऐसे होगा ना, मोहन यहां है, उसकी सोहन ने क्या देखा? मोहन के दाईं ओर उसकी परछाई जा रही, तो परछाई दाईं ओर, जीमने हाथ मतलब ऐसे ऊपर जा रही बच्चों। तो सूर्य किस दिशा में होगा? यहां। सूर्य यहां होगा तभी उसकी छाया इस तरफ जाएगी बच्चों, दाहिने और मोहन के। मतलब ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो परछाई इसीलिए दाईं तरफ उस तरफ जा रही है, ठीक है। और प्रातः काल की बात कर रहा है बच्चों, तो प्रातः काल मतलब ये दिशा कौन सी हो गई बच्चों? पूर्व। अब ये दिशा पूर्व हो गई बच्चों, तो ऊपर वाली दिशा कौन सी होगी बेटा? पश्चिम। ये पूर्व है, सामने वाली दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। ठीक है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा वापिस थोड़ा अच्छे से बता दूं, बना देता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आए। एक बार मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। भाई ये सोहन है, ये मोहन है। अब सोहन ने देखा कि जो मोहन की परछाई है वो सोहन ने देखा मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर, बोर्ड पे दायां मतलब ऐसे ऊपर जाएगा, छाया इस दिशा में जा रही है बच्चों। छाया इधर आ रही मतलब सूर्य किधर होगा? इस तरफ। भाई छाया के सूर्य जिस दिशा में होगा, प्रकाश स्रोत जिस दिशा में होगा, छाया उसकी उल्टी दिशा में बनती है। सूर्य इस तरफ है मोहन के, तो छाया उसके उस तरफ बन रही है, दाहिना हाथ, राइट हैंड साइड। अगर ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मोहन यहां खुद को मोहन की जगह रखो। मोहन की जगह अगर आप रख के ऐसे मुंह करके खड़े हो तो आपका दाहिना हाथ, राइट हैंड साइड, जीमनो हाथ ऊपर हो ही बेटा, ऊपर छाया है, तो सूर्य इस तरफ है बच्चों। तो ये दिशा कौन सी होगी बेटा? पूर्व है। प्रातः काल की बात कर रहा है, तो प्रातः काल में सूर्य यहां है, मतलब ये दिशा कौन सी होगी? पूर्व। ये पूर्व होगी, थी छाया वाली दिशा कौन सी होगी बच्चों? पश्चिम। अब भारत का नक्शा सोचो, यहां पूर्व पश्चिम में गड़बड़ कर दोगे। भारत का नक्शा सोचो, ये पूर्व है मतलब असम,
ये पश्चिम मतलब राजस्थान, तो कश्मीर कहां होगा? यहां, ये उत्तर आएगा बच्चों, यहां ये उत्तर दिशा है। तो दक्षिण कौन सी होगी? उत्तर के सामने ये दक्षिण। अगर दिशा पता करनी है तो भारत का नक्शा सोचना, ये पूर्व मतलब असम, दिमाग में लाओ भारत का नक्शा, यहां असम है, पश्चिम मतलब वो राजस्थान, तो कश्मीर कहां होगा? इस तरफ, ये उत्तर, तो श्रीलंका कहां होगी? उस तरफ, वो दक्षिण। अब हमें पूछा क्या है, तो बताओ मोहन का मुंह किस दिशा में? मोहन का मुंह ये देखो, ये रहा, तो मोहन का मुंह किस दिशा में है बच्चों? दक्षिण दिशा में। मोहन का मुंह किस दिशा में है बच्चों? दक्षिण दिशा में। तो मोहन का मुंह दक्षिण में है, याद रखें, ये आंसर आपका। सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व दिशा में होता है, सूर्यास्त के समय सूर्य पश्चिम दिशा में होता है, ठीक है। तो सोन और मोहन एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, सोन ने देखा परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही, मोहन ने मोहन के दाईं ओर जिमनाथ उधर छाया पड़ रही, तो भैया सूर्य इधर होगा, सूर्य इधर है, तो और प्रातः काल है, सूर्य पूर्व में, तो ये छाया पश्चिम में। भारत का नक्शा सोचो, ये पूर्व है असम, ये पश्चिम मतलब राजस्थान, तो ये कश्मीर यहाँ आएगा, ये उत्तर है तो दक्षिण। मोहन का मुंह दक्षिण में, सोन का पूछ था तो उत्तर में। अच्छा सवाल था ये दिशा दूरी का। अब एक प्रश्न है, आसान सवाल है, तो सीधा ही अंक लिख रहा है, कह रहा है जॉन डॉन को क्या लिख रहे हैं? ये कुछ नहीं किया बच्चों, आपको याद हो तो ये बस हर एक वर्ण से संबंधित वो कितने नंबर आता है वर्णमाला में, वो लिख दिया है पूरी की पूरी, आप देख सकते हैं इसको। तो फास्ट 2 को क्या लिखेंगे? FUSTO को, F मतलब 6, A मतलब 1, U मतलब 21 लिख देंगे, S मतलब 19, T मतलब 20, O मतलब 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी के जो कितने नंबर आ रहा है वही वर्ण लिख रहे सीधा, ठीक है ना। तो F मतलब 6, A मतलब 1, U मतलब 21, S मतलब 19, T मतलब 20 मतलब 15, सीधा ही लिख दिया बच्चा। आसान सवाल था। अब ये प्रश्न थोड़ा समझना, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, व्यवहारिक तौर पे समझना है इसको, ठीक है। आसान लेकिन बढ़िया सवाल है, कोई सूत्र वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह रहे रख अपना पदानुक्रम परीक्षण का सवाल है। किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां स्थान है, ठीक है भाई, ये पंक्ति है, इसमें दायां जीमना हाथ इधर से राम का 20वां स्थान है, राम जो है यहां बैठा है, राम का 20वां स्थान है, ठीक है। तो राम तक कितने व्यक्ति हो गए बच्चों? 20। उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है, ये मोहन जी बैठे हैं, मोहन जी का 30वां स्थान है, तथा दोनों के मध्य में कुल छात्रों के 1/3 बैठे हैं, दोनों के मध्य में कुल छात्रों के 1/3 बैठे हैं, कुल छात्रों के 1/3। तो हमने कुल छात्र, अच्छा कुल छात्र कितने ये पूछा है भैया, हमने कुल छात्र कितने मान लिए? X। हमें कुल छात्र पूछा है तो जो चीज पूछी जाती है उसको X मानते हैं। हमें कुल छात्र पूछा है तो कुल छात्रों को हमने कितना मान लिया? X। कुल छात्रों को कितना मान लिया बच्चों? X। तो क्या होगा? मोहन का 30वां स्थान है तो 30 तो ये व्यक्ति हो गए बच्चों, यहां से यहां तक 30 व्यक्ति 30वां स्थान है, तो यहां से राम का 20वां स्थान है तो 20 व्यक्ति ये हो गए। और कुल अगर हम X माने उसका 1/3 कह रहा है, बीच में बैठे हैं तो बीच में कितने हो गए? X/3। तो इन सब का योग 30 + 20 + X/3 बराबर हम लोग कितना लिख देंगे बच्चों? X लिख देंगे। कुल व्यक्ति X है बच्चों, समझ आ रही बात? ये 30 व्यक्ति इधर से
मोहन का 30वां स्थान है बाएं से, तो मोहन का 30वां है तो मोहन समेत 30 हो गए। राम का इस तरफ से 20वां स्थान है तो राम समेत 20 हो गए, तो टोटल 30 और 20 50 हो गए ये तो। और बीच में कह रहा 1/3 कुल व्यक्ति पूछा है, कुल जो चीज पूछी जाती है उसको x माना, कुल छात्र पूछा उसको x मान लिया, तो कुल का 1/3 कह रहा था, x/3 बीच में बैठे हैं, तो 30 छात्र प्लस 20 प्लस 1/3 मतलब x/3 बराबर कुल छात्र संख्या के बराबर होगा। वो कितना x, x/3 प्लस का उधर ले जाओ माइनस का, 30 और 20 हो गए 50 बराबर x माइनस x/3, 50 बराबर बटे में कुछ नहीं, 1 ले लो, 1 और 3 का लसब 3, 1 का भाग 3 में 3 बार 3x माइनस 3 का भाग 3 में इसमें 1 बार x, तो 50 बराबर आ गया 2x/3, ले जाओ उस तरफ, तो 50 × 3/2, x क्या आ गया बच्चों, 3 भाग में गुणा में लेके गए, 2 गुणा में भाग में, 2 का भाग 50 में दिया 25, 25 दिया 75, तो भैया कुल छात्र कितने हैं 75, आंसर आ गया 75। आसान लेकिन बढ़िया सवाल था। कुल छात्र कितने हैं बच्चों 75, ठीक है। मोहन का इधर से 30वां, इधर से राम का 20वां, 30 और 20 कितने हो गए, ये तो 50, और कह रहा कुल छात्र ज्ञात करना है, तो कुल छात्रों का x मानना, उसका 1/3 बीच में था x/3, तो मोहन तक 30 राम तक 20 50 प्लस बीच में 1/3 तो x/3 बराबर कुल छात्र के बराबर होगा वो x के, x/3 प्लस का इधर आया माइनस का, तो 50 बराबर x माइनस x/3, इसको हल किया x का मान आ गया 75। तो भैया कुल छात्र कितने हैं उस पूरी में 75 छात्र। अच्छा कुल छात्र ये निकालें बच्चों, सुनो यहां तक भी सही है, कुल छात्र 75 है, लेकिन हमें क्या पूछा है बच्चों, देखो हम यहां तक तो सही निकालें, x जो है कुल छात्र 75 है, यहां ध्यान दें बच्चों यहां तक सही है, लेकिन प्रश्न में देखो क्या पूछा है, दोनों के मध्य कुल कितने छात्र, कुल पूछ रहा है लेकिन ओवरऑल कुल पूछ रहा है कि दोनों के मध्य कुल पूछ रहा है बच्चों, ये देखो ध्यान दें, हमने कुल छात्र पढ़ा तो कुल छात्र x मान लिया, हमने कुल छात्र पढ़ा तो कुल छात्र x मान लिया, लेकिन ये कुल छात्र नहीं कह रहा है, पूरी बात कह रहा है कि दोनों के मध्य कुल छात्र कितने हैं, तो आंसर क्या होगा बच्चों 75 आंसर नहीं होगा, यहां तक करेक्ट है x का मान, लेकिन आंसर क्या होगा, दोनों के मध्य 75 छात्र कह रहा है, दोनों के मध्य कितने छात्र कह रहा है बच्चों 75, तो दोनों के मध्य छात्र पूछ रहा मैं, दोनों के मध्य कुल छात्र, तो दोनों के मध्य कुल छात्र कितने होंगे x/3, तो 75/3, आंसर कितना आएगा बच्चों आपके 25, आंसर आपका निकल के कितना आएगा बच्चों 25, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहां तक हमने जो किया था वो सही था बच्चों, लेकिन हमें पूछा है कि दोनों के मध्य कितने छात्र आएंगे, ठीक है ना, दोनों के मध्य कितने छात्र आएंगे। तो कुल छात्र आगे 75, लेकिन कुल छात्र नहीं पूछ रहा है, हमें पूछा दोनों के मध्य कुल छात्र, तो दोनों के मध्य मतलब वो x/3 पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है बच्चों वो x/3, तो x/3 मतलब 75/3 25, ठीक है। आसान लेकिन अच्छा सवाल था बेटा, ठीक है। इनको एक बार घर पे जरूर हल करें आप लोग। बढ़िया सवाल था, रीजनिंग में देखो अच्छे से सवाल मैं दे रहा हूं आपको, नए नए टाइप के सवाल। अब ये रक्त संबंध का सवाल है, प्रश्न कह रहा है बच्चों ए बी की पुत्री है, ए तो पुत्री कौन है जिसका नाम पहले दिया है, बी है, बी की पुत्री कौन है ए पुत्री है, ठीक है। बी सी की मां है, बी जो है
देखो ए बी की पुत्री है, ए जो है पहले नाम ए का दिया, ए बी की पुत्री है, तो बी की मां कौन है? सी। अब सी की मां बी है, तो ये आपस में दोनों क्या हो गए बच्चों? भाई बहन। ये हमें समझ आ ही रही बात, ये आपस में क्या हो गए बच्चों? भाई बहन हो गए भैया। अब क्योंकि ए भी किसकी पुत्री? बी की, और सी की मां बी है, तो सी भी किसका पुत्र या पुत्री है? बी की। ठीक है। अब कह रहा है डी सी का भाई है। अब डी जो है वो सी का भाई है। अब डी सी का भाई है तो वो ए का भी भाई हो गई, आपस में तीनों भाई बहन हो गए, डी सी ए। ठीक है। ये बताइए कि डी का इसे क्या संबंध है? तो डी का क्या संबंध है भैया? डी सी और ए आपस में भाई बहन है, ठीक है ना? भाई बहन, ये आपने भाई है चाहे बहन है जो भी, तो ए का भी भाई डी जो है वो सी का भाई है, तो ए का भी क्या होगा बच्चों? भाई। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आपके भाई। ठीक है, आंसर इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? भाई। डी जो है वो सी का भाई है, तो ए का भी क्या होगा बच्चों? भाई। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल। अब ये प्रश्न है, ये बिल्कुल आसान प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। एक एक छोड़ के वर्ग संख्या ले रहा है बस। ये 1 की वर्ग संख्या, ये 3 की वर्ग संख्या, ये 5 की वर्ग संख्या, एक एक छोड़ के वर्ग संख्या। ये 2 की वर्ग संख्या, ये 4 की वर्ग संख्या, ये 6 की वर्ग संख्या, ये 3 की वर्ग संख्या, ये 5 की वर्ग संख्या, यहां आएगा 7 की वर्ग संख्या और गुण 50। ये आपका आंसर। तो इस प्रकार हमने आज का टेस्ट, जो कल का टेस्ट पर वो आज हमने हल कर दिया। 15 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं बच्चों। पुनः हम लोग, हमारी जो टीम है वो जीके और साइंस लेकर आपके सामने हाजिर होगी 1 बजे से। 1 से 1:30 आपका जीके, 1:30 से 2 साइंस का जो टेस्ट पेपर है वो आपका हल किया जाएगा। जो सवाल इनमें से नहीं होते हैं बच्चों, उन सवालों को एक बार आप जरूर हल करें। टेस्ट में गलती होती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी कि ये जो गलतियां, इनसे कुछ सीखें। हर गलती आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगी, आपको वो चीज सिखाएगी जो आपको नहीं आती, वही हमें सीखना है और वही अपने टेस्ट का उद्देश्य। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।